टर्म सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ऐसा बोला गया कि तो सबसे पहले तो ये तो किसी लिक्विड में है ना, तो किसी लिक्विड में है, तो जब यहाँ पे तुम Fe को ओपन करोगे, तो Fe को जब हम ओपन करेंगे तो 1/4 पाई ई नॉट ई आर आ जाएगा, है ना। तो इसमें यार, और जब हम किसी लिक्विड में नहीं पुट करे हुए हैं तो tan थीटा सिंपल क्या लिखोगे, Fe अपॉन एम जी। तो इन दो रिलेशन को इक्वल करोगे, सिंपल आंसर आएगा। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। एक बार हम विदाउट लिक्विड, एक बार हम विद लिक्विड की बात कर रहे हैं। जब विदाउट लिक्विड होगा तो ई आर की वैल्यू 1 लिखेंगे इसमें, जब लिक्विड है तो ई आर अपन लगाएंगे, और यही ई आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एपी और यहाँ पे बॉयंसी फोर्स माइनस एम जी आ जाएगा, तो इन दो को अपन इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा सेम है। तो ये था इलस्ट्रेशन 7। अब हम देखेंगे बिगनर बॉक्स फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। देखो, पहले तुम्हें मैं एक बात बता दूं, सैटेलाइट में जी होता है जीरो। क्यों जीरो होता है मैं बताता हूँ, तो मैं ध्यान से समझ लेना। जैसे मानो ये अर्थ है हमारे पास, और ये कोई सैटेलाइट इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो सोचो, यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तुम सैटेलाइट के अंदर हो, ठीक है। तो जब तुम सैटेलाइट के अंदर हो तो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे देखोगे। यदि मैं तुमसे कहूं कि उस सैटेलाइट के लिए, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट के अंदर है, उसके लिए तुम एफबीडी ड्रॉ करो, तो तुम सिंपल क्या करोगे कि अंदर की तरफ एक एमजी लगा दोगे। एमजी क्यों लगाओगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। बट तुम जिस फ्रेम में बैठे हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हमें यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगाना होगा, जो हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो तुम देखोगे कि ये दोनों फोर्स जो है ना वो इक्वल एंड अपोजिट है। कैसे चेक कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या लिखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। और यहाँ से ओमेगा किससे रिप्लेस होगा, आर बाई जी से, जी बाई आर से, सॉरी, जी बाई आर से। तो जब ये चेक करोगे ना एफ सी, तो ये एम जी के बराबर ही आएगा, मतलब नेट फोर्स जीरो। दैट इज, ये तुम्हें बताया जा रहा है कि अब सैटेलाइट के अंदर जी कितना, जीरो के बराबर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी सैटेलाइट में कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को बोला जाए, तो हम जी किसके बराबर लेंगे, जीरो के बराबर। क्यों लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटर की तरफ एम जी लगेगा, आउटवर्ड क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, सूडो फोर्स। किधर? जिधर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है उसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर अप्लाई करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? क्या अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा क्या? अब जैसे ही जी जीरो हो गया, अब मतलब सिंपल है कि अब एम जी का पार्ट तो, यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ जीरो क्यों है। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस टाइम से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन को कंबाइन करो। हाँ बिल्कुल, 180 डिग्री, बिल्कुल सही सोच रहे हो। समझ में आया हो यस का मैसेज करो। हम्म। सर्कुलर मोशन में तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया गया होगा। 180 डिग्री कैसे आया? देखो, हमारे पास इस टाइप का अरेंजमेंट है, सोचना। दो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हम इस तरीके से रखते हैं। जनरली क्यों रखते हैं? क्योंकि नीचे mg लग रहा होता है, और इस तरफ हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। यदि मैं तुमसे डायरेक्ट कहूं तो तुम क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू mg। अब सोचो, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, दैट इज कि अब tan थीटा तुम्हारा कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब होगा, जब थीटा 90 होगा, है ना। तो ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री ना। आया समझ क्या?
एक मिनट, किसने नो का मैसेज भेजा? जी जीरो कैसे होता है, नहीं आया। बाप रे। क्या तुमने सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है क्या? यस या नो का मैसेज करो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है ये पता है क्या तुम्हें? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कभी एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हम अप्लाई करते हैं। अब तुम एक सैटेलाइट को इमेजिन करो, सैटेलाइट में तुम हो और कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं तुमसे कहूं कि उस ऑब्जेक्ट का एफबीडी ड्रॉ करो, तो तुम क्या करोगे? एमजी का फोर्स लगाओगे, किधर लगाओगे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। लगा दिया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ मैंने इसे माना है एक छोटा सा पॉइंट, है ना? तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हमने लगा दिया एमजी का फोर्स। सोचो, अब जो जिस फ्रेम में तुम बैठे हो, क्या वो इनर्शियल है? नहीं। इनर्शियल फ्रेम अपन उस फ्रेम को कहते हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, समझना। बट इसके पास तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे। किधर अप्लाई करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमें पता है। तो एफ सी इक्वल्स टू एम जी। अब देखो, एफ सी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जब हमने सॉल्व करा, कैसे करोगे? एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा जी बाई आर के बराबर। कैसे? तो सैटेलाइट मोशन में तुम्हें याद होगा, ग्रेविटेशन में अपन ने पढ़ा है। तो जी बाई आर जैसे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो फिर से एम जी के बराबर आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एम जी और इसके नीचे भी एम जी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो मतलब जी जीरो, क्योंकि एम इक्वल्स मतलब एम इंटू ए इक्वल्स टू जीरो, तो ए बराबर जीरो। समझ रहे हो? तो यहाँ से हम जी को जीरो करते हुए फिर ये डेटा सॉल्व करते हैं। समझ में आया क्या सभी को? तो यस का मैसेज करो। तो कभी भी सैटेलाइट में कोई भी क्वेश्चन कराया जाए, तो आज से याद रखो जी हम क्या लेंगे? जीरो। इसका रीजन मैंने तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन किया, ठीक है? चलो, डाउट्स वगैरह तो नहीं है ना अब? इलस्ट्रेशन 5 में डिस्टेंस इंक्रीज क्यों हुआ? इलस्ट्रेशन 5 मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। अभी रुको, पहले ये सॉल्व कर लेने दो, तो मैं इलस्ट्रेशन 5 भी देख लेता हूँ, एक मिनट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन 7 देखते हैं। Two point charges of same magnitude and opposite sign are fixed at point A and B. ठीक है? A third point charge is to be balanced at point P. The electrostatic force due to these two charges. सोचना है। 7 मैंने होमवर्क दिया था क्या? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? वही तो मैं सोच रहा हूँ, 7 तो मैंने बताया नहीं अभी। 6 दिया था। 7 होमवर्क ही नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। जो होमवर्क नहीं दिया गया है ना, वो हम ना पूछें। 18, if the distance between 2 point charges is increased by 3%, then calculate percentage change। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमने पढ़ा भी होगा। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, और अभी जो मैं बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सीखना। हो सके तो कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये कभी कभी अपन डायरेक्ट इसी मेथड से सॉल्व करके आंसर बता देते हैं। देखो ध्यान से, देखो सिंपल समझना। x इक्वल्स टू पी क्यू, पी पे पावर ए, क्यू पे बी, और आर पे पावर सी, ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है? तो इसके लिए यदि हमें चेंज लिखना हो ना, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा पी बाई पी, फिर बी मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू, फिर सी मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा आर बाई, और यहाँ पे माइनस साइन आता है। क्या तुमने ये फॉर्मूला कभी देखा है क्या इस टाइप का? ऐसा फॉर्मूला कभी देखे हो क्या? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, देखा हुआ है सभी ने। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट एंड डायमेंशन में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो, जब हम एरर इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं। क्यों प्लस का साइन देते हैं? क्योंकि एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता इस बेसिस पे। लेकिन हम यहाँ एरर नहीं, हमें हमें तो बस इंक्रीज डिक्रीज से मतलब है, तो हम यहाँ पे निगेटिव रखेंगे। ठीक है? अब देखो हमें क्या, और देखो ये फॉर्मूला तुम्हें तब अप्लाई करना है जब चेंज
परसेंटेज चेंज 5% से कम हो या उसका अप्रोक्स हो, ठीक है। 5% से कम मेरी चेंज क्वेश्चन में गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसे हम चेंज फॉर्मूला से लिखे तो डेल्टा एफ बाई एफ, के कोई के तो कांस्टेंट है तो इसका तो कुछ नहीं होगा, 2 डेल्टा क्यू बाई क्यू माइनस 2 डेल्टा आर बाई आर, ये लिख सकते हैं क्या। अब हमें क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस को हमने 3% इंक्रीज करा है और चार्ज वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो चार्ज को हम 0 कर देंगे। अब मैं कहता हूं कि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा ये सब। तो फोर्स में चेंज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें आर में चेंज कितना दिया है 3%, वो भी इंक्रीज हुआ है, मतलब -3% इंटू 2 क्या से आएगा -6%, मतलब फोर्स में क्या होगा 6% का डिक्रीमेंट, मतलब फोर्स 6% घट जाएगा। कुछ समझ में आया क्या तुम्हें, माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि घट गया है। जिसका डाउट हो, समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। फिर से समझा दीजिए। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें आता है क्या। हाँ बस फॉर्मूला आता है तो हो गया ना। देखो के क्या है, के तो कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो देखो जो ऊपर का पावर होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, डेल्टा क्यू बाई क्यू। हाँ, और देखो और ये जो आर स्क्वायर है ना, ये माइनस के साथ ऊपर जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर। हमें क्वेश्चन में चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसको मैं 0 के बराबर कर दूं। तो इसमें मैंने क्या करा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, ऐसे तो लिखते हो, चेंज डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100। तो ये आया किधर, यह आया चेंज इन फोर्स, परसेंटेज चेंज इन फोर्स बराबर -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ये डिस्टेंस के चेंज को बताएगा, और हमें बोला कि डिस्टेंस 3% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव साइन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -2 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा -6%। और माइनस साइन क्या बता रहा है कि डिक्रीज हुआ है फोर्स। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। 5 से ज्यादा होता तो जैसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, याद करो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे फिर सॉल्व। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ कि 10% तक यदि चेंज हो तो इसी फॉर्मूला से सॉल्व करो, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा उसके नियर अबाउट जो होगा उसको अपन टिक करेंगे, तो कैलकुलेशन बचेगा। समझ रहे हो बात को, 7-8% तक भी ना अपन इस फॉर्मूले से सॉल्व करें, और नियर अबाउट जो आंसर हो उसको अपन टिक करके आगे बढ़े, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये भी अप्रोच आना चाहिए ताकि टाइम बचेगा। यदि इसी को तुम प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते तो बहुत टाइम कंज्यूम होता। डाउट तो नहीं ना किसी को। हम्म चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम 19 देखेंगे। 19 में गिवन है इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू each in equilibrium at the corner of a square, ठीक है। फाइंड द पॉइंट चार्ज दैट विल डू दिस प्लेस प्लेन ऑफ चार्ज लोकेट द पोजीशन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। देखो एक स्क्वायर गिवन है हमारे पास। अब सभी कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्जेस है, ठीक है। तो हम
एक एडिशनल चार्ज को कहाँ पे रखें जिससे कि चारों चार्जेस रेस्ट पे हो, सभी इक्विलिब्रियम में हो। तो देखो इतना समझ में आता है, यदि मैं तुमसे कहूं कि किसी एक चार्ज पे मैं फोर्स देखूं तो ये किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, ये किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, ये किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। तो समझ में आता है कि इस वाले पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स इस तरफ है, तो हमें कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए। समझना बात को, क्योंकि इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इस तरफ है ना, तो हमें तो कोई एक ऐसा चार्ज चाहिए जो इस पे इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करे। तो समझ में आता है, और ये चारों को सेम सिचुएशन के साथ फोल्ड करे, मतलब हम जो निगेटिव चार्ज प्लेस करने वाले वो कहाँ पे प्लेस करने वाले, सेंटर पे। ऑब्वियसली क्योंकि सेंटर ही तो सिमेट्रिकल पोजीशन है। सोच के देखो, तो सेंटर पे हम प्लेस करेंगे नेगेटिव चार्ज ताकि इसके 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 लिए भी इक्विलिब्रियम सेम कंडीशन में स्टैब्लिश हो। तो अब देखो ये अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, माना कि F1 फोर्स इसने अप्लाई करा, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं कैसे, F और ये हो जाएगा F/2। तो यदि मैं F नेट लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा √2F प्लस F/2। तो ये आ जाएगा 2√2F प्लस 2√2 + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू F। मतलब जो F1 है मेरा वो किसके बराबर होगा, 2√2 + 1 अपॉन 2 इंटू F के, यही तो होगा। और सोचो F1 को तुम क्या लिख सकते हो, K Q0 अपॉन A/√2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बराबर 2√2 + 1 अपॉन 2, और यहाँ से आ जाएगा KQ² अपॉन A²। बोलो ये लिख सकते हैं क्या, अब जो कैंसिल कर सकते हो करो, ठीक है। तो Q0 कितना आया, 2√2 + 1 अपॉन 4 एंड इधर से Q। तो ये हमने मैग्नीट्यूड, और ऑलरेडी हमें पता है कि साइन कैसा है, नेगेटिव, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्या अब क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लोगे क्या, देखो, टू स्मॉल बॉल ईच हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L फ्रॉम हुक फिक्स्ड टू a स्टैंड, और कंप्लीट सेटअप को सैटेलाइट में रख दिया गया है। तो टेंशन इन ईच स्ट्रिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने सैटेलाइट में रखा, तो सिंपल, ये जो पहले ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा, है ना, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L। तो यदि मैं फोर्स लिखना चाहूं तो KQ² अपॉन 4L², डायरेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही। तो क्या तुम अब क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लोगे क्या, 6 एंड 22 नियरली सेम ही है। हाँ बिल्कुल सही कह सकते हो, बिल्कुल। अब हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 5। चलो यहाँ तक ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो, फिर मैं इलस्ट्रेशन 5 देख रहे हैं अपन। इलस्ट्रेशन 5 देखेंगे। देखो इलस्ट्रेशन 5 में गिवन है, देखो इलस्ट्रेशन 5 में ना तुम्हें इस टाइप का डायग्राम दिया गया है, दो कंडक्टिंग स्फीयर है जिन्हें हमें कुछ डी डिस्टेंस पे प्लेस करने को बोला गया है, ठीक है, डी डिस्टेंस ही है, हाँ। तो इसमें हमें क्या क्या थॉट आएगा वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, तुम्हें याद होगा तो कुलाम्स लॉ हमें कौन से चार्ज के लिए बताया गया था, पॉइंट चार्ज के लिए। स्ट्रिक्टली ये बोला गया था कि कुलाम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा तुम सोच के देखो, ये जो दो कंडक्टिंग स्फीयर है या कोई भी स्फीयर है, क्या ये पॉइंट चार्ज है, तो आंसर होगा नहीं, डेफिनेटली नहीं।
अब सोचो यदि तुम कहते हो कि मैंने एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पॉजिटिव चार्ज इधर भी है और पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, सोचना 1 मिनट, है ना। तो जब जैसे तुम दो पॉजिटिव चार्ज को आसपास लाओगे तो क्या इन दोनों में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा? क्या क्या इधर के जो चार्जेस है और इधर के चार्जेस हैं ये दूर जाना पसंद करेंगे क्या? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो होगा क्या कि इधर से ये चार्जेस हट के इस तरफ आ जाएंगे और सिमिलरली इधर से चार्ज हट के इधर को आ जाएंगे। तो यदि मैं सिंपल तुम्हें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से थोड़ा फील कराऊं तो देखो, मानो ये कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं इस तरफ, तो इसका सेंटर अब यहाँ पे तो नहीं रहेगा। यहाँ पे तो सेंटर तब होता ना जब इस कंप्लीट स्फीयर पे यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन चार्ज हमें ज्यादातर इधर देखने को मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस चार्ज का जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं इसके इधर शिफ्ट हो गया होगा। क्या बात समझ रहे हो? सिमिलरली इसके लिए भी इधर शिफ्ट हो गया होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें मैं कुलाम्स लॉ होल्ड प्रॉपर तरीके से नहीं करा सकता हूं। कुछ है समझ? है ना। तो ये सिंपल तुम्हें कहा गया है कि यहाँ पे जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब रिपल्शन लिखने वाले हैं के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये लिखना गलत होगा। ठीक है। ऑल्दो इन दोनों पे चार्जेस क्यू है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डी है, बट फिर भी हम ये फॉर्मूला इसके लिए नहीं लिख सकते। चलो 23 मिनट्स अपने को डिस्कशन करने में लगा। लास्ट क्लास में अपने कहाँ तक पढ़ा था बताना। हमें कैसे पता कि दोनों में, 1 मिनट क्या लिखे थे, नहीं नहीं सेम चार्ज नहीं। अरे मैंने सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ना यहाँ पे Q1 Q2 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे Q1 Q2 लिख लो, फिर भी इसे अपन गलत करेंगे। Excuse me, समझे क्या? इधर Q1 Q2 है तो भी हम इसे गलत लिखेंगे। हम्म। इफ द चार्जेस ऑपोजिट तो भी होगा। अब देखो मान लो ऑपोजिट साइन लेना चाहते हो, एक पे पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या होगा? ये कंप्लीट पॉजिटिव इधर आ जाएगा और इधर का निगेटिव इधर आ जाएगा, तो अब जो डिस्टेंस डी होगा वो इससे कम हो जाएगा। सोच के देखो, आप लॉजिक लगा सकते हो। यदि मैं एक पे पॉजिटिव निगेटिव रखूंगा तो जो ये डी, जो डिस्टेंस इंक्रीज हुई थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव इधर रहना पसंद करेगा, निगेटिव इधर रहना पसंद करेगा। हाँ, फिर फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन इसका अमाउंट तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं है तुम्हारे पास। फोर्स इससे बढ़ जाएगा यही सिर्फ कह सकते हैं, कितना अमाउंट बढ़ जाएगा इसका मैथमेटिक्स हमारे पास नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, हमने वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन कर रहे थे नहीं? हाँ चलो उसी पे कुछ क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। एक ट्रायंगल है, इसमें चार्ज है Q, इधर y एक्सिस, इस तरफ है x एक्सिस, इधर चार्ज Q, Q और Q गिवन है, लेंथ मानो 1 मीटर गिवन है सभी के लिए, ठीक है। 1 मीटर गिवन है लेंथ। तो और इसके लिए कोऑर्डिनेट है 0,0, बाकी का कोऑर्डिनेट तुम खुद लिखोगे। हमसे पूछा गया फाइंड एफ ई, मतलब वेक्टर फॉर्म में, ऑन चार्ज Q
जो ओरिजिन पे रखा हुआ है उस पे करो तो सॉल्व। ओरिजिन पे जो चार्ज प्लेस किया गया है उस चार्ज पे मुझे वेक्टर फॉर्म में फोर्स बताओ। बढ़िया। 11th का रिवीजन नहीं करेंगे यार? एक्चुअली जो मुझे शेड्यूल दिया गया उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एक बार फिर भी मैं देख लूंगा, पूछ लूंगा मैं। क्या बाकी मैथ्स वगैरह में करा रहे हैं क्या? एवरी सैटरडे 11th रिवीजन के लिए है। ओके। फिजिक्स में तो पता नहीं, टारगेट इनने गजब गजब दे रखे हैं यार। खैर देखता हूँ मैं ना। हम्म, कोई बात नहीं, आंसर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं। देखो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, इसके वजह से किधर लगेगा, इस तरफ। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री। सिंपल समझ में आता है। चलो देखो, इसे मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन वन। वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। ये कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन वन, एंगल 60 है। तो यदि मैं नेट वेक्टर का फॉर्म लिखूं तो के क्यू स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर कॉस 60 माइनस आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर साइन 60 माइनस जे कैप। करते हैं सॉल्व। तो ये cos 60 हाफ होता है, तो यहाँ से आएगा 3/2 के क्यू स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस √3/2 के क्यू स्क्वायर माइनस जे कैप। और यहीं पे हम कॉमन निकाल लें के क्यू स्क्वायर बाई टू, तो ब्रैकेट में आएगा -3 आई कैप प्लस √3 जे कैप माइनस के साथ। तो ये है मेरा आंसर। समझ हो, आंसर मैच हो रहा हो तो यस का मैसेज करो। सही है ना? तो आई थिंक तुम्हें वेक्टर फॉर्म समझ आ गया होगा सॉल्व कैसे करना है। नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है और उसमें आई कैप जे कैप लगा देना, बस सिंपल। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो क्या मैं आगे बढ़ूं अब? ठीक है। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे अपन आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे फोर्स ड्यू टू वेरिएबल चार्ज सिस्टम। देखना ध्यान से।
देखो फोर्स ड्यू टू वेरिएबल चार्ज सिस्टम, हेडिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल चार्ज सिस्टम। देखो सिंपल, हमारे पास एक रॉड है, चार्ज क्यू, लेंथ एल, और इधर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज गिवन है और कोऑर्डिनेट है 2l, 0 इधर का, और इधर का कोऑर्डिनेट है 3l, 0। बहुत ध्यान से देखना, ये y एक्सेस एंड इधर है x एक्सेस, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज्ड रॉड। करो सॉल्व। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, ये मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि कुलाम्स लॉ हमें ना पॉइंट चार्ज के लिए बताया गया है। तो ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए बताया गया, बट यहाँ पे एक रॉड गिवन है, तो रॉड के लिए हम कैसे अप्लाई करें। तो हम ऐसा सोचेंगे कि क्यों ना हम इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें, और इंडिविजुअल छोटे पार्ट्स को हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना। अब जैसे ये पॉइंट चार्ज है, क्या है, क्या मैसेज किए, चार्ज बाय लेंथ, हाँ वो सब अपन देखते हैं। तो जैसे जैसे हमें वो छोटे पार्ट्स पे चार्ज पता लग जाएगा, तो उस इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की वजह से इसमें फोर्स देखेंगे और सभी फोर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहले तुम्हें मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं, जैसे 3 11th में भी तुम पढ़े होगे, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको तुम चाहो तो dq बाई dl या dx या dy, जैसा जब रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम लिख सकते हैं dq अपॉन da। एंड रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसे क्या लिखोगे, dq डिवाइड बाई dv, सही है। तो इस तरीके से लैम्डा, सिग्मा, रो डिफाइन किया गया है। तो ये कहीं साइड में नोट कर लेना। वैसे 11th में भी अपन यहाँ पे मास लिखते थे, अब 12th में हम क्या लिख रहे हैं, चार्ज, यही डिफरेंस है, बाकी टर्म सेम ही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी यूनिफॉर्म ड्यू टू पुश फ्रॉम क्यू नॉट। नहीं 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 नहीं, ये अपन नहीं काउंट करेंगे। तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये क्यू नॉट इस पे इंडक्शन कराएगा और यहाँ के चार्जेस इधर शिफ्ट होंगे, तो वो अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, है ना। उस इंडक्शन को अपन नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो उसे अपन नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, कोई कंडक्टिंग रॉड नहीं है, सिंपल नॉन कंडक्टिंग रॉड है, ऐसा मान सकते हो। चलो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर से कोई एक्स डिस्टेंस पे हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, dx लेंथ, जिस पे चार्ज है dq का। सोचना, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि l लेंथ में q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक में q बाई एल, सिमिलरली dx लेंथ में कितना हो जाएगा, q बाई एल इंटू डी एक्स का। तो हमारे पास dq आ गया कितना,
Q by L into dx। तो मैं चार्ज पता लगा। अच्छा, इस स्मॉल एलिमेंट में यदि मैं फोर्स देखूं तो लिख सकते हैं K Q नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ K Q नॉट और डी क्यू कितना है बताओ, डी क्यू सिंपल Q बाय L इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो मेन पार्ट है वो सब ध्यान से सुनेंगे। लिमिट हम कहां से कहां तक रखें, मैसेज करो। 3L से 2L, अरे वाह, बिल्कुल 12 से 3L, 12 से 3L कैसे, ध्यान से सुनना, कैसे ध्यान से सुनो। लिमिट हम रखते कैसे हैं एक बार सीखो, है ना। हमने जो वेरिएबल माना है ना, जो हमने स्मॉल एलिमेंट माना है, उसको हम एक बार सबसे बॉटम पे लाके देखेंगे और एक बार सबसे टॉप पे ले जाके देखेंगे, समझना। तो ये मेरा एक्स है, और इस एलिमेंट को तुम लोएस्ट यहां तक ला सकते हो, इसके इधर नहीं ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते हो, क्योंकि यहीं पर इसका ऑप्टिमम कंडीशन है। तो मतलब जब हम इस एलिमेंट को यहां तक लेके आते हैं, उस टाइम पे एक्स किसके बराबर है, 12 के। देखो उस टाइम पे एक्स किसके बराबर है, 12 के। और जब इस dx को तुम ऑप्टिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाते हो, उस टाइम पे एक्स किसके बराबर है, 3l के। आया समझ। तो 2l से 3l इसका लिमिट होगा, और इसे हम सॉल्व करें तो k q q नॉट अपॉन l, और इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा -1/x, और लिमिट रखो 2l से 3l। तो जो आंसर आएगा वो सिंपल आ जाएगा k, या l स्क्वायर नहीं, सिंपल l आएगा, k q q नॉट अपॉन 6l स्क्वायर। ये आया है क्या आंसर। सही है। हाँ बिल्कुल, ये तुमने ग्रेविटेशन में भी किया होगा, इस टाइप का अप्रोच अपने सेंटर ऑफ मास में भी किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किया है। हाँ, इस टाइप का कैलकुलेशन नहीं था, बट अप्रोच कुछ वैसा ही था। चलो नोट करो एक बार। हाँ मैं और क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी तो स्टार्ट ही किया हूँ, डोंट वरी। अलग अलग शेप के अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, उसमें अपन अलग अलग शेप के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसमें अब रिंग डिस्क पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर सबके लिए अपन सॉल्व करेंगे। फोर्स में अपन मेनली एक आध स्ट्रक्चर के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ रिपीट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दो दो बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नोट करने के बाद डन का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ सेम है, बस मैंने तुम्हें एक वेरिएशन दिया है कि इस बार लैम्डा जो है ना, वो लैम्डा नॉट एक्स के बराबर है, और लिमिट एल से तुम्हें 2l गिवन है। करो तो सॉल्व। लैम्डा, लैम्डा नॉट इंटू एक्स के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ। इस बार लैम्डा के टर्म में तुम्हें आंसर देना है ना।
लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स का टर्म गिवन है, तो आंसर तो लैम्डा नॉट के टर्म में आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। एल के टर्म में आंसर आएगा। देखो क्या करेंगे बताओ, डी क्यू लैम्डा हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी क्यू बराबर क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं डी एफ फोर्स लिखूं तो क्या लिखेंगे, के क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखोगे, है ना। और इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से एफ के क्यू नॉट और डी क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा डी एक्स, और लैम्डा की जगह क्या आएगा, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। ठीक है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो एल से टू एल तक। ध्यान से देखो, तो यहाँ से आएगा के क्यू नॉट लैम्डा नॉट, इंटीग्रेट करोगे तो एल एन ऑफ एक्स लिमिट एल से टू एल, लिमिट रखने के बाद सिंपल ये आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेमी सर्कुलर रिंग है अपने पास, ठीक है, जिसपे चार्ज दिया गया है लैम्डा, या फिर लैम्डा का चार्ज डेंसिटी है, रेडियस है आर। ठीक है, लैम्डा का चार्ज डेंसिटी और रेडियस है आर, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सेंटर पे एक क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया गया है, और हमसे पूछा गया है फाइंड एफ नेट ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज्ड वायर।
करो तो सॉल्व। इस क्यू नॉट पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा और रेडियस आर गिवन। आया आंसर क्या? बढ़िया यार। 1 मिनट और। ओके। देखना इधर, देखो हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में ना मेनली दो ही टाइप के इंटीग्रेशन अपन सॉल्व करते हैं। एक जो तुमने इससे पहले किया वो, और एक ये। तो एक अपने पास लाइन चार्ज लाइन रॉड, मतलब एक रॉड टाइप रहता है, और एक अपने पास रिंग या फिर डिस्क टाइप रहता है। बस ये दो टाइप के इंटीग्रेशन अपने को मेनली फिजिक्स में सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थीटा एंगल पे
एक स्मॉल एंगल डी थीटा हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। थीटा एंगल पे डी थीटा हम कंसीडर करते हैं, जिसपे हम चार्ज मानते हैं डी क्यू। तो देखो ये डी क्यू किधर फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरफ, जिसे मैं डी एफ कह सकता हूँ। अब सोचने वाली बात है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन सा, एक इधर और एक इधर, है ना। अब ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कॉस थीटा का कंपोनेंट बनेगा और ये साइन थीटा का कंपोनेंट बनेगा। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना। तो सिमिलरली इधर से भी यदि मैं थीटा का एंगल लूं तो इधर की तरफ फोर्स आएगा, तो ये जो फोर्स है इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, इधर और इधर। तो ये जो कंपोनेंट है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, जो नेट बचेगा वो इस तरफ नीचे की तरफ बचेगा। मतलब कायदे से मुझे सिर्फ क्या सॉल्व करना चाहिए, डीएफ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि डीएफ कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें ऐसे समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम इंटीग्रेशन करोगे तो भी तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, हमें कायदे से क्या सॉल्व करना है, डी एफ साइन थीटा। तो यदि मैं एफ नेट की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा डी एफ हम क्या लिखें बताओ, के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे एक साइन थीटा का टर्म, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। अब हमें डी क्यू को समझना होगा कि हम डी क्यू को, वापस बताइए कौन सा स्टेप वापस बताऊं, ये कंपोनेंट्स वाला क्या। देखो यहाँ पे जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो ये इस तरफ देगा कंपोनेंट, तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे और ऐसे। तो देखो इधर और इधर, ये ध्यान रखना माइंड में। मैं तुमसे सिंपल कहना चाहता हूँ कि मान लो इधर से भी मैंने थीटा डिग्री पे एक छोटा सा एलिमेंट माना है, तो उसकी वजह से फोर्स इधर होगा, तो ये इधर और इधर की तरफ कंपोनेंट देगा। तो ये कंपोनेंट तो इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे की तरफ है वही ऐड ऑन होगा। तो मैं सिंपल अपना कैलकुलेशन बचाने के पर्पज से सिर्फ मैं नीचे वाला ही सॉल्व करूँ, तुम चाहो तो ये भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये खुद ही 0 आ जाएगा। तो फिर मैं फालतू में टाइम क्यों खराब करूं, मुझे दिख रहा है कि सिर्फ यही कंपोनेंट आएगा, तो सिर्फ इसी को अपन सॉल्व कर रहे हैं और इसे अपन आंसर कोट करेंगे। तो हमने डी एफ साइन थीटा को इंटीग्रेशन हमें करना है, तो डी एफ नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा, और डी एफ की जगह हमने वैल्यू रख दी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम डी क्यू लिखने वाले हैं। तो देखो डी क्यू क्या लिखोगे, सिंपल समझ में आता है। अब हमें पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। तो क्या मैं इतने से लेंथ का, इतने से पार्ट का लेंथ लिख सकता हूँ, कितना होगा, आर डी थीटा। तो क्या मैं चार्ज लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। तुम्हें ये समझ आया क्या, तुम्हें इतना तो पता होगा ना। देखो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो एल बराबर क्या होगा, आर इंटू थीटा। तो हमें लेंथ पता लग गया, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा सिंपल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू बराबर हम सिंपल लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, तो एल यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तुम्हें डीक्यू में कोई डाउट ना हो तो यस का मैसेज करो। डीक्यू में यदि कोई डाउट ना हो, समझ आ गया हो तो यस का मैसेज करो। बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, देखो अब इंटीग्रेशन के क्यू नॉट डी क्यू को क्या लिखेंगे, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट, लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से 180। कैसे, देखो ध्यान से, लिमिट ध्यान से देखना। इस एलिमेंट को तुम मिनिमम यहाँ ला सकते हो, तो जब यहाँ पे लेके आओगे तो उस टाइम पे थीटा किसके बराबर है, 0 के। और इसी एलिमेंट को जब हम यहाँ लेके आएंगे तो थीटा हमारा कितना है, 180 के बराबर। समझे। तो हमने 0 से पाई तक इसे इंटीग्रेट कर देना है। तो सोचो के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, याद है क्या। और लिमिट 0 से पाई, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये आंसर। अब सोचो, मान लो तुम इसे करते df cos थीटा को करते, सोचो एक मिनट, तो सब कुछ सेम रहता, सिर्फ यहाँ पे cos आता है ना। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। और साइन में जब 0 से पाई रखते तो 0 ही आ जाता ना, क्योंकि साइन 0 0 और साइन पाई भी 0, तो अल्टीमेटली 0 ही आ जाता। इसलिए हमने डायरेक्ट से साइन वाले कंपोनेंट को ही ऐड ऑन करा।
क्या तुम्हें समझ आया? समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। किसी के माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स कर क्यों रहे हैं, मे बी नहीं आ रहा हो तो मैं तुम्हें डाउट्स ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमें समझ में आता है कि इस आर्क पे इनफाइनाइट ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिनकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब एक फोर्स इस तरफ तो इधर 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 ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्शन में फोर्स पॉसिबल है। तो इंटीग्रेशन एक स्केलर क्वांटिटी का एड ऑन कर रहा है। यार लिमिट एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, पहले जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको हम यदि देखें तो ये इधर से इधर तक कहीं भी हो सकता है। और इंटीग्रेशन एक स्केलर क्वांटिटी का एडिशन करता है। मतलब हमने क्या करा कि सभी क्वांटिटी को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया, एक इधर इसके इस तरफ और एक इस तरफ, है ना। तो जब सारे कंपोनेंट्स मुझे दो डायरेक्शन में मिल गए तो अब डायरेक्शन सेम है तो मुझे बस ऐड करना है, तो ये एडिशन हमें इंटीग्रेशन करके दे सकता है। तो इसलिए हमने कंपोनेंट्स करके इंटीग्रेशन करा। लिमिट के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जो अपन ने स्मॉल एलिमेंट माना है उसको वेरी कराओ। तो इसे मैं मिनिमम यहाँ पे ला सकता हूँ। तो जब यहाँ पे लेके आओगे तो थीटा 0 के बराबर, और जब यहाँ पे लेके जाओगे तो थीटा 180 के बराबर। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। कैन बी प्लेस लैम्डा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन क्वेश्चन में हमें क्यों नहीं गिवन है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्वेश्चन में यदि क्यू गिवन होता तो हम कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्यू नहीं गिवन है, लैम्डा ही गिवन है, तो हम आंसर लैम्डा के टर्म में लिखेंगे। बट तुम्हारा अप्रोच ये भी सही है। तो ये तुम्हें आ गया हो, अच्छे से समझ आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखना, अब हेडिंग लिखना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हेडिंग लिखो। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बिल्कुल सही सोच रहे हो। यदि हम 2 df साइन थीटा लिखते तो हम लिमिट 0 से π/2 कर देते। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखना, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये पहले मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये सभी स्ट्रक्चर रेगुलर है। रेगुलर कहने का मतलब साइड लेंथ इक्वल। इस तरीके से देखो, मानो यदि मैं सभी के कॉर्नर पे
इक्वल चार्ज क्यों प्लेस करता हूं? एंड इस पे मान लो लैम्डा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, और सभी स्ट्रक्चर के सेंटर पे मैंने क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया है, सभी के सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया है। यदि इन सभी स्ट्रक्चर में तुमसे पूछूं कि मुझे नेट फोर्स बताओ ऑन क्यू नॉट, तो आंसर क्या बताओगे? जीरो, यही तो बताओगे, है ना? बिल्कुल सही। जीरो क्यों बताओगे? क्योंकि रेगुलर स्ट्रक्चर है, सब एड ऑन होके जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी अप्रोच को, ये जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, इसी मतलब ये जो अपन देख रहे हैं ना, इसी अप्रोच को हम यूज करते हुए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले ये नोट करना, फिर बताता हूँ। लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, सर्कल भी इनफाइनाइट साइड लेंथ का एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, ये भी तुम्हें पता होगा। चलो देखते हैं अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वैसा ही कुछ अपन करने जा रहे हैं, बिल्कुल। देखना, पेंटागन है ये, चार्ज फोर कॉर्नर पे प्लेस किया गया और फिफ्थ पे प्लेस नहीं किया गया, फिफ्थ कॉर्नर पे चार्ज नहीं प्लेस किया गया है। साइड मतलब डिस्टेंस हमें ए के बराबर गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे? क्यू नॉट पे ड्यू टू अदर चार्जेस। अब देखो इसमें पॉइंट क्या है, इसमें डिफिकल्टी क्या है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पेंटागन है, इधर जो एंगल फॉर्म होना है वो 72 डिग्री का फॉर्म होना है, और मुझे cos 72 या sin 72 की वैल्यू याद नहीं है या फिर पता भी नहीं है। इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा या कैलकुलेटर का हेल्प लेना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। कैसे? हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन है जिसके सभी वर्टिसेस पे क्यू चार्ज प्लेस किया गया है, सभी वर्टिसेस पे क्यू चार्ज प्लेस किया गया, ठीक है। और
बोर्ड देख पा रहे हो क्या? हाँ ठीक है, लाइट चली गई है यार। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रेगुलर पेंटागन है जिसके सभी साइड्स पे मतलब सभी वर्टिसेस पे क्यू चार्ज प्लेस किया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ऐसा ही पेंटागन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके एक साइड पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया हुआ है। सोचना, इन द स्ट्रक्चर को हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मतलब इधर का जो चार्ज है वो इससे माइनस हो जाएगा। अब जैसे इधर का चार्ज इससे माइनस हो जाएगा तो क्या हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, पहले ये मैसेज करो। मिल जाएगा ना, बिल्कुल सुपर पोजिशन से। हाँ, तो फायदा क्या होगा ये देखना, देखना फायदा क्या होगा कि हमें इतना पता है कि इस पे तो एफ नेट कितना जाएगा, जीरो के बराबर। जीरो क्यों होगा, क्योंकि रेगुलर स्ट्रक्चर है, सेंटर पे क्यू नॉट है, तो अपना एफ नेट जीरो के बराबर हो जाएगा। बट इस केस में हम देखें तो इस केस में हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, तो के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे जो आंसर मिलेगा वो सिंपल के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर का मिलेगा। और वही मुझे डायरेक्शन लिखना हो तो सपोज करो ए है, ये ओ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, बट नेगेटिव इसके डायरेक्शन को पलट देगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, अलोंग ओ ए। अलोंग ओ ए क्यों लिखा, क्योंकि देखो अभी डायरेक्शन है ए ओ, है ना, बट इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो यहां से हम ओ ए लिख सकते हैं। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, कुछ आइडिया लगा हो तो यस का मैसेज करो। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने सेंटर ऑफ मास में भी किया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किया है, याद करो, है ना, सेम प्रिंसिपल जो अपन ट्रंकेटेड सिस्टम यूज किया था, याद करो, सेम वैसा ही है। हाँ बिल्कुल सही। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। अब यदि मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने एक कॉर्नर से चार्ज क्यू हटा दिया, उस केस में क्यू नॉट पे फोर्स कितना होगा ये बताओ। क्वेश्चन सेम है, अब इसके तीन साइड्स पे ही, तीन वर्टिसेस पे हमने चार्ज प्लेस करा है, दो पे चार्ज नहीं प्लेस करा है। उस केस में क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इसका तुम मैग्नीट्यूड मुझे बताओगे। करो सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम में बस तीन वर्टिसेस पे ही चार्ज प्लेस किए गए हैं और क्वेश्चन का लैंग्वेज तुम्हें गिवन है।
देखो फिर से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, फिर से हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसा और इस तरीके से। इधर चार्ज Q Q Q और इधर मैंने चार्ज Q और Q प्लेस कर दिया है। तो क्या मेरा इनिशियल डायग्राम जैसा आ जाएगा क्या? जब दोनों को मैं सुपर इम्पोज करूंगा तो आ जाएगा ना। अब सोचो ध्यान से, ये फोर्स किधर लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। ये किधर लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। एंड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अच्छा, क्या ये एंगल मैं 72 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? कैसे? 360 डिवाइड बाई 5 से बोलो 72। तो मुझे बस इन दो फोर्स का रिजल्टेंट सॉल्व करना है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। यही आएगा। करते हैं सॉल्व। 2f स्क्वायर कॉमन कॉस 72 डिग्री। इसी को यदि मैं हाफ एंगल में लिखूं तो लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 36 डिग्री एंड इसे बाहर निकालें तो 2f cos 36 डिग्री। अब f की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे। तो f हमारे पास क्या रहेगा बताओ? k q नॉट अपॉन a स्क्वायर। ठीक है। तो यदि मैं नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताऊं तो मैं सिंपल लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ k q नॉट अपॉन a स्क्वायर एंड cos 36 डिग्री। ये है मेरा फाइनल आंसर। तुम्हें समझ आया हो तो इसका मैसेज करो। वही किया है अपन ने, बिल्कुल वही किया है। देखो ना, सुपर पोजिशन लगाया। अब इतना, एक मिनट, यहाँ भी चार्जेस है, सॉरी। यहाँ भी देखो, इस पे नेट चार्ज कितना है? 0 के बराबर। इस पे नेट चार्ज कितना है? 0 के बराबर। 0 माइनस एफ आर। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम ये लिखते हैं सिंपल। समझ रहे हो क्या? दो बार माइनस कैसे कर सकते हो? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पहले उन दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व करके माइनस करना होगा ना। तो पहले इन दोनों का मैंने रिजल्टेंट सॉल्व किया, फिर माइनस कर दिया। बट हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैं माइनस साइन हटा के सिंपल ये लिख दे रहा हूँ। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। आज अपना कुछ खास कंटेंट तो नहीं हुआ है, होमवर्क तो कुछ खास नहीं दिख रहा। ऐसा करना, काइनामेटिक्स में ना, मतलब तुम्हें 3 मई, नहीं अभी एक से भी रुको, कंटेंट अभी नहीं हुआ है थोड़ा। एक बार ये कूलम्ब्स लॉ खत्म हो जाए ना, फिर अपन होमवर्क देंगे अच्छे से। काइनामेटिक्स में क्या करना है तुम्हें, सुनो। नेक्स्ट वीक के किसी एक लेक्चर में अपन रिवीजन लेंगे, है ना? क्योंकि इस वीक में हमें 4 लेक्चर मिला था तो 4 के 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चला गया। नेक्स्ट वीक एक लेक्चर 11th के रिवीजन में रहेगा। हाँ, फर्स्ट टेस्ट में काइनामेटिक्स आ रहा है, ठीक है? तो काइनामेटिक्स में तुम क्या करना कि 1D प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव मोशन, इन सभी के बिगनर बॉक्स से सॉल्व कर लेना। टेस्ट शायद 3 मई को है ना? 3 मई को टेस्ट है, जिसमें 11th पोर्शन से
वेक्टर एंड काइनेमेटिक्स आ रहा है, वेक्टर और काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा समझ लेना जो क्लास कंटेंट हुआ है उतना, ठीक है। तो संडे में तुम ये कर सकते हो, काइनेमेटिक्स 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन के सारे बिगिनर बॉक्स सॉल्व कर लेना। तो ठीक है ना, अपन जो टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो ऑटोमेटिक सब स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर और काइनेमेटिक्स 11th पार्ट से और 12th पार्ट से क्लास में जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुका होगा वो। तो संडे को तुम्हें क्या क्या करना है, काइनेमेटिक्स के सारे बिगिनर बॉक्सेस सॉल्व करने हैं, उसका अपन डिस्कशन करेंगे किसी एक लेक्चर में। कोशिश करना कि डाउट्स कम हो, क्योंकि एक लेक्चर में अपन तभी सारे डाउट्स देख पाएंगे जब अपना डाउट्स कम होंगे, तभी ना। यदि ज्यादा डाउट्स में तो फिर तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। टेस्ट 3 मई को है, 3 मई को, 3 मई को टेस्ट है। अभी मत करो HCV के क्वेश्चंस, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, अभी कंटेंट नहीं हुआ है, अभी इसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। एक मुझे इक्विलिब्रियम पढ़ाना है स्टेबल अनस्टेबल के बारे में, और एक मुझे मैक्सिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट बताना है। तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो अभी 11th वाला पोर्शन में ही रिवीजन करना।